हमारे समाज के सभी आदरणीय बुजुर्ग नौजवान साथी और इस सभा में उपस्थित सभी सज्जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया है। मैं आपके बुलावे पर यहाँ उपस्थित हूँ। कोई नहीं, मेरा इंजन बुलेट की तरह धीरे धीरे तो कभी एक साथी ने कहा कि मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ बहुत दिनों से, आप पैर मत छू। तो मैं किसी राजनीतिक मंच पे किसी का पैर नहीं छूता, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है और मैं राजनीतिक हैसियत से यहाँ नहीं आया। मैं आप लोगों के आग्रह पर अमूमन जिस पहचान के बारे में मैं बहुत कम बात करता हूँ, उस आधार पर लोगों ने कहा कि नहीं, आपको एक बार आना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि आप आग्रह टाल नहीं पाते, लेकिन मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, चुनाव है, मैं प्रत्याशी हूँ, लेकिन मैं राजनीतिक कारण से यहाँ नहीं हूँ और राजनीतिक संबंधों के आधार पर भी यहाँ नहीं हूँ। और मैं ये भी कहूँ कि मैं आपसे इस आधार पर वोट भी नहीं मांगूंगा। मेरी बिल्कुल स्पष्ट राय है, राजनीति मुद्दों की होनी चाहिए, विचारों की होनी चाहिए। पहचान, धर्म, जाति, इसकी राजनीति वो लोग करते हैं जिनके पास मुद्दे नहीं होते हैं, विचार नहीं होते हैं। मैंने धर्म को इस रूप में देखा है कि एक मंदिर है, वहाँ भगवान स्थापित हैं, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा मनुष्य डालता है और फिर उसका विसर्जन भी मनुष्य करता है। तभी तो कहते हैं मानो तो देव नहीं तो पत्थर, सब कुछ मानने से होता है। और उसी मंदिर में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कामना लेकर के जाते हैं। चोर चप्पल चोरी करने के ख्याल से जाता है, निसंतान संतान मांगने जाते हैं, बेरोजगार नौकरी मांगने जाता है, बिजनेसमैन उसका जो है बिजनेस बड़ा हो जाए ये मांगने जाता है। और धर्म की मूल आत्मा जो समझ लेते हैं, आध्यात्म, वो मंदिर जाते हैं विश्व की शांति के लिए, प्राणियों में सद्भावना के लिए, धर्म की जय के लिए और अधर्म के नाश के लिए। मंदिर वही है जो मूल विचार को समझता है, जो मनुष्यता को समझता है, वो कभी भी राजनीति में पहचान को आधार नहीं बनाता है। राजनीति भी अगर हम इस आध्यात्मिक भाव से देखें, तभी तो कहते हैं कि संसद मंदिर है। और जब संसद मंदिर है तो वहां कोई भी जा सकता है। जैसे मंदिर कोई भी जाता है अपनी कामना लेकर, तो वहां कोई भी जा सकता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमेशा से ऐसा नहीं था। पंडित नेहरू से किसी ने उसकी जात नहीं पूछी थी, गांधी से भी किसी ने उसकी जात नहीं पूछी। अगर पूछी होती तो जो है फिर गांधी ये कह नहीं पाते, वैष्णव जनते तेने कहिए पीर पाई जाए। वैष्णव टीका का मतलब है कि हम पर पीड़ा से जो है ना दुखी होते हैं। यह जो भाव है, यह भाव धीरे धीरे स्वार्थ की राजनीति में बदल गया और सबसे आसान होता है पहचान के आधार पर समाज की गोलबंदी करना। लेकिन जब लोग हमारे पास आए तो मुझे पूछा और बार बार पूछा और हमको कहा कि आपको बताना चाहिए, और मैंने बार बार हाथ जोड़ करके जन को निवेदन किया और कहा कि फिर लोगों ने तरकीब निकाली, कहा चलिए आप अपना गोत्र नहीं बताइएगा तो पिताजी का गोत्र बता दीजिए। और आखिर में जो मेरे पिताजी का गोत्र पूछ करके गए, मैं वत्स गोत्री हूँ। और ये बात मैं यहाँ आके बोल रहा हूँ, चुनाव के बीच में बोल रहा हूँ। आप सब मतदाता हैं
आपको कह रहा हूं कि मैं आपसे वोट नहीं मांगने आया, मैं सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए आया हूं कि जो मेरे संस्कार हैं, जिस कुल खानदान में मैं पला बढ़ा हूं, हमने धर्म के जिस मूल भाव को समझा है और राजनीति के जिस मूल भाव को समझा है, राजनीति यदि सेवा कर्म नहीं है, यदि धंधा है, तो फिर राजनीति क्यों करना है? शेयर मार्केट में पैसा क्यों नहीं लगाएंगे? बिजनेस क्यों नहीं करेंगे? और आज जब हम, जैसे मुझे कई बार महसूस होता है, महाभारत सुना था अभिमन्यु के बारे में, कई बार मुझे महसूस होता है कि मुझे चक्रव्यूह में घुसना तो आता है, निकलना नहीं आता है, लेकिन हम घुस गए। सारे महारथी एक तरफ हैं, पूरी मीडिया एक तरफ है, लेकिन मैं खड़ा हूं। और इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। कहते हैं कि अपने मुख अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। मैं कोई प्रशंसा नहीं कह रहा, मैं बस एक सत्य आपके सामने रख रहा हूं। 10 साल हो गए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बने हुए, 10 साल। और पिछले 10 साल से उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों ने भाजपा को पूर्ण समर्थन दिया। जब दुकान बंद हो गई दिल्ली में, तब भी यहां लोगों ने वोट देकर के जिताया। 10 साल से सांसद हैं आदरणीय मनोज तिवारी जी। एक बार भी प्रधानमंत्री उत्तर पूर्वी दिल्ली आए हैं? कल आ रहे हैं। बोलिए, कल आ रहे हैं ना? इसीलिए मैंने कहा मुझे चक्रव्यूह से निकलने तो नहीं आता है, लेकिन मैं घुस जरूर गया। और पता है, मैंने पहले ही आपको कहा कि मैं कोई राजनीति करने नहीं आया हूं। तो जो मेरे जीवन का सत्य है, जो आपको विकिपीडिया में नहीं मिलेगा, जो आपको गूगल पे नहीं मिलेगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। मेरा राजनीति करने का कोई उद्देश्य नहीं था, और ना मैं दिल्ली राजनीति के लिए आया था। बिहार में पैदा हुआ हूं तो वहां रिक्शा चलाने वाला भी राजनीतिक होता है, ये अलग बात है। अगर आप पटना जंक्शन पे उतरेंगे और आपको कहीं जाना हो, तो जो है 15 मिनट में आपको पूरे दुनिया की राजनीति समझा दें। लेकिन ये सब आप लोगों को अनुभव हुआ। लेकिन मैं दिल्ली राजनीति करने नहीं आया। मैं एक अति साधारण परिवार से हूँ, लेकिन सम्मानित परिवार है। गरीब हैं हम लोग, लेकिन हमारे परिवार में स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए। घर के बच्चे फौज की नौकरियां करते हैं, महिलाएं टीचर हैं, नर्स की नौकरी करते हैं। एक साधारण जीवन, क्योंकि वक्त बदल गया 60-70 साल में, देश बदल गया, परिस्थिति बदल गई, ठीक है। जात बदले न बदले, पेशा तो लोगों का बदल ही गया है। अब हर जात के लोग जो डेयरी का दुकान खोल करके बैठे हैं, तो पेशा तो बदल गया है ना। जूते का दुकान खोल के बैठे हैं तो पेशा बदल गया है ना। जिम खोल लिया तो पेशा बदल गया है ना। शेयर मार्केट में शेयर खरीद रहे हैं तो पेशा बदल गया है ना। कहीं बाबू की नौकरी कर रहे हैं तो पेशा बदल गया है ना। तो मेहनत मजदूरी करके खाने वाला एक सम्मानित परिवार है। कहीं से कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसको लेकर के अपमानित महसूस कर। गरीब है तो गरीब होना कोई गुनाह नहीं। मान सम्मान के साथ, इज्जत के साथ। मेरी माताजी आंगनवाड़ी में नौकरी करती थी, पिताजी कुछ कर लेते थे। कभी ड्राइवरी कर ली, कभी जो है कंस्ट्रक्शन के काम में जो है मुंशी का काम कर लिया, कभी कहीं मजदूरी कर ली, लेकिन सम्मानित। और बहुत मलाल था उनको। मैं कुल जो है, मेरे एक बड़े भाई, छोटा भाई और एक बहन। आर्थिक तंगी में जो है वो अपने 2 बड़े बच्चों को बहुत पढ़ा नहीं पाए, लेकिन मेरी इच्छा थी कि चाहे जो भी हो जाए मुझे पढ़ना है। स्कूल के दिनों में मैं घर घर जाकर के पोलियो ड्रॉप पिलाता था। 50 रुपए मिलता था वॉलंटियर, उससे स्कूल की फीस भरता था। दिल्ली आकर के हमने जो है ट्यूशन पढ़ाया, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी की, यूपीएससी का तैयारी किया। और मेरे सारे शिक्षक, मेरे सबसे प्रिय शिक्षक हिंदी साहित्य के पटना में हुआ करते थे बलराम तिवारी। मेरा कद काफी थोड़ा छोटा है, मेरे घर में सब पैसे नहीं है,
मेरे घर में सब 6 फुट के लोग, मेरा कद काफी थोड़ा कम है, इसीलिए कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है कि आदमी है कौन। तो बलराम तिवारी ने क्लासरूम में, भरे क्लास में मुझे बेंच पे खड़ा करके बोला, कन्हैया बेंच पे खड़े हो जाओ, तुम्हारी शक्ल नहीं दिख रही है। और सारे स्टूडेंट को कहा कि इसका शक्ल याद कर लो, इसका इंटरव्यू आएगा प्रतियोगिता दर्पण में, ये लड़का यूपीएससी करने जा रहा है। जब मैं दिल्ली आया, मेरी पूरी तैयारी थी, और इसीलिए कहते हैं कि समय का चक्र होता है। कपिल सिब्बल साहब शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। मैं आ रहा हूँ जिस आरोप की बात हमारे एक साथी ने किया, उस आरोप, कपिल सिब्बल साहब शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। अंग्रेजी में पढ़े हैं, अंग्रेजी में सोचते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी में बहस करते हैं, तो उनको शायद इस बात का भान नहीं होगा कि हिंदी में कितनी बड़ी संख्या विद्यार्थियों की यह उम्मीद करती है कि यूपीएससी हो जाए और उसका जीवन का कायाकल्प हो जाए। सरकार ने नया सिलेबस लाया, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और मैं अभी कांग्रेस में हूं। क्यों राजनीति अंतर विरोधों का सामंजस्य होता है, और क्यों मैं राजनीति और अपने व्यक्तिगत जीवन को अलग करके रखता हूं, क्यों मैं धर्म, जाति और राजनीति को अलग करके रखता हूं, ये मेरे अपने जीवन के अनुभव है। जब सरकार यूपीए की थी और वो सीसेट लेकर के आए, तो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एडवांटेज हो गया और मेरे लिए मुश्किल हो गई कि दोबारा से अब हम फिर से सीसेट की तैयारी करें, तो एमआर की नौकरी करते हुए यूपीएससी की तैयारी करना अपने आप में एवरेस्ट करने देता है। ये दिल्ली की 40 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी, और काम ऐसा कि आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर का ना बर्थडे, एनिवर्सरी, उसकी बीवी का बर्थडे, उसके बेटी का एनिवर्सरी, ये याद करना होता है। हमने कहा कि अगर हम ये याद करते रहे दिन भर कि कौन से डॉक्टर का एनिवर्सरी कब है, तो हम ये कब याद करेंगे कि सिकंदर कब भारत आया था, चंद्रगुप्त कब पैदा हुआ था। हमने तय किया कि दोबारा से जो है ये संभव नहीं। लेकिन मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया फर्स्ट क्लास, फिर जो है हमने एमए में एडमिशन ले लिया था। एमए हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि ध्यान यूपीएससी पे था तो एमए पे ध्यान नहीं दे रहे। सेकेंड क्लास से जो है मैं एमए पास किया, और सेकेंड क्लास से इसलिए पास किया कि मेरा ध्यान यूपीएससी पे था। डिस्टेंस एजुकेशन में मास्टर की, और फिर तय किया कि अब एकेडमिक्स एक रास्ता है। और मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं इस सरकार से सिर्फ इसलिए भिड़ गया ना कि मैं एक ही चीज सोचा कि अगर ये यूनिवर्सिटी बंद हो गई ना, कल को फिर दूसरा कोई आंगनबाड़ी का बच्चा पीएचडी नहीं करना है, और कोई वजह नहीं। लेकिन वो तो प्रधानमंत्री है, उनकी सरकार है, ताकत है उनके पास, सारे महारथी हैं उनके दरबार में। हमारे वाले भी छोड़ के उधर चले गए हैं, और सिर्फ एक ये वजह थी कि भिड़ गए। यूनिवर्सिटी में आया, मुझे उस यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला, सरकार 3000 रुपया स्कॉलरशिप देती थी यूपीए की, और 3000 रुपया मेरे लिए काफी था। ना कोई व्यसन, ना कोई नशा, ना कोई शौक। अब तो राजनीति में हूँ ना, कांग्रेस पार्टी की राजनीति कर रहा हूँ ना, सरकार भी है, मुख्यमंत्री भी है, तो वेशभूषा बदल जाती, हम भी जो है आई वॉच लगा करके घूम रहे होते। जीवन सादा ही आनंदित मगन है, तो कोई खर्च नहीं था, आराम से अपनी पीएचडी कर रहे थे, और सही को सही और गलत को गलत कहने की गंगा किनारे वालों की प्रॉब्लम है। जो गंगा किनारे पैदा होते हैं उनके खून में पता नहीं क्या होता है। हमारे यहाँ दिनकर पैदा हुए, दिनकर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद हुआ करते, और एक बार उन्होंने एक कविता लिखी, परशुराम की प्रतीक्षा। ठीक है, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। परशुराम की प्रतीक्षा जो उन्होंने लिखा, तो जो है उसमें उन्होंने अपनी ही सरकार की आलोचना की। तो नेहरू जी ने दिनकर जी को बुलाया, उनकी एक और मशहूर किताब थी संस्कृति के 4 अध्याय। दिनकर जी को बुलाया, तो दिनकर जी इस्तीफा अपने पॉकेट में लेके गए थे कि अगर प्रधानमंत्री ने कुछ कहा तो इस्तीफा मुंह पे मार करके आए। और उनकी कविताओं में जो धार था, जो वीर रस था, दिनकर को राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया है। मैं उसी मिट्टी से आता हूँ, उसी बेगूसराय से आता हूँ जहाँ दिनकर गया।
का सही गलत का गलत बोल दिया। और मैं आपको बता दूं, वहां हमने एक वामपंथी संगठन को ही हारा जो 10 साल से चुनाव नहीं हारा था। 10 साल से ये भी चुनाव नहीं हारा। हराया उसको और अकेला चुनाव लड़ा था, आगे पीछे कुछ नहीं, 3-4 लोग अकेला चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गया। चुनाव जब मैं जीत गया तो मेरी ये जिम्मेवारी है कि मैं जिसका वोट लिया मैंने उनके हक के लिए खड़ा हूं। और जो 3000 रुपया हमको मिल रहा था, स्मृति ईरानी जो है अब नई शिक्षा मंत्री हो गई, सिब्बल साहब चले गए, यूपीए की सरकार चली गई, मनमोहन सिंह जी चले गए और मोदी जी आ गए। ये 14 की बात है। 15 में जो है मैं वहां का प्रधान बना और सरकार ने वजीफा बंद करने का, स्कॉलरशिप बंद करने का फैसला किया। हमने आंदोलन शुरू किया और यहाँ से आपको मेरा जीवन जो है ना वो गूगल पे मिलना शुरू हो जाएगा। इससे पहले का जो मैं जीवन बताया हूँ वो गूगल पे नहीं मिलेगा। स्मृति ईरानी मंत्रालय से बाहर आकर के रोड पे हमसे समझौता किया, उनका सारा मेकअप जो है ना पसीने से बह रहा है, तो हम मेकअप नहीं किया है ना, बहेगा। वो समझौता की और सरकार को उसी वक्त जो है ना यह बात चुभ गई कि दिल्ली के हार्ट में एक यूनिवर्सिटी है, सरकार कुछ भी फैसला लेगी ये जाके इनकलाब जिंदाबाद करेंगे। क्या जरूरी हो गया कि इस यूनिवर्सिटी को बंद कराया जाए। और उस वक्त सरकार ने एक यूनिवर्सिटी की घोषणा की थी, वो यूनिवर्सिटी आज तक बनी नहीं है, जीओ यूनिवर्सिटी। 1100 करोड़ सरकार ने एलोकेट किया था उसको, वो यूनिवर्सिटी नहीं बनी। मजबूरी में हर साल उसी यूनिवर्सिटी को जिसको बदनाम किया, जिसके बच्चों का वजीफा बंद कराया, आंदोलन के बाद उसको चालू किया, वहां से पढ़े हुए 3 लोगों को मंत्रालय में जगह दी, अभी वित्त मंत्री बना करके रखा हुआ है। वित्त मंत्री जी कुछ और कहती है और उनका पति कुछ और कहता है। उस यूनिवर्सिटी को हर साल बेस्ट यूनिवर्सिटी का पुरस्कार देती है यही सरकार है। और इसी सरकार के अंतर्गत जो अभी मौजूदा वाइस चांसलर है, उनका एक बयान आया है। वाइस चांसलर ने कहा कि मैं आरएसएस के परिवार में पली बड़ी हूँ, मैं बचपन से आरएसएस की समर्थक हूँ, मैं जेएनयू की वाइस चांसलर हूँ और मैं कह रही हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी में टुकड़े टुकड़े जैसी कभी कोई बात नहीं है और हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। अब मैं आता हूँ ये आरोप की बात। देखिए, सफाई देने का हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। डरता वो है जो गलती करता है। गलती अगर हम किए होते तो हम भी या तो जेल में होते या भाजपा में होते। तो हम लेकिन डर के लिए नहीं, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये पारिवारिक सामाजिक बात है। तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से नकाबपोश आए। हमारी यूनिवर्सिटी के लड़के नहीं थे जिन्होंने आपत्तिजनक नारेबाजी की। लेकिन सवाल यह है कि अगर यहाँ कोई आपत्तिजनक नारा होने लगे तो मीडिया को पहले से कौन बताया, मीडिया वहां कैसे पहुंची हुई थी। और वो जो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, ये मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी की इंटरनल चीजें बता रहा हूँ क्योंकि मैं उस यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा। उस यूनिवर्सिटी में लगभग जब मैं प्रेसिडेंट था 140 देश के विद्यार्थी पढ़ते थे। स्वाभाविक रूप से सरकार यूनिवर्सिटी को ऐसे तो नहीं छोड़ेगी, उस पर नजर रखेगी। तो उसका जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होता है वो आर्मी रिटायर्ड कर्नल होता है। आपकी जानकारी के लिए आज बता देता हूँ, मैंने आज तक ये बात ना मीडिया में बोली ना कहीं बोलता, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है अपनी सफाई करने की। अगर मैं सफाई दूंगा ना तो लोगों को लगेगा कि गलती किया, इसलिए मैं इनके सामने सीना ठोक के खड़ा हूँ। लेकिन आपको बता दूं, वहां पर आईबी डिप्लॉयमेंट होता है। क्या पता कहीं और देश से जो है कोई पढ़ने के नाम पे हमारे देश का इंफॉर्मेशन बाहर करते, तो हमेशा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रिटायर्ड आर्मी कर्नल होता है। और एनडीए का नाम आप लोगों ने सुना है। एनडीए जब कंप्लीट कीजिएगा तो आपकी डिग्री पे जेएनयू लिखा रहेगा। और जो इतना मंत्रालय है देश का, सबके जैसे ये बोले इनके लड़के जो हैं वो आईपीएस किए, तो आपको बताएंगे
कि जेएनयू से पढ़े हुए उनके कितने सीनियर हैं जो सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं। देश की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी को राजनीतिक कारणों से बदनाम किया, वो इसलिए कि बच्चे वहां के काबू नहीं आ रहे और बच्चों के पक्ष में यह तय था कि विपक्ष जो है ना, मोदी जी को गाली देने का कोई भी मौका तो चूकना नहीं चाहती है, तो वो जाकर के खड़े हो जाएंगे। और वही हुआ, बच्चे अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, विपक्ष के नेता वहां जाके खड़े हुए, सरकार को मौका मिल गया कि इनको एक ही पेंट में ब्रश कर दो। प्रश्न ये है आप कि मैं गांव का प्रधान हूं, गांव में चोरी हो गई तो प्रधान को पकड़ लीजिएगा कि चोर को पकड़ लिएगा? मेरा अपराध क्या है? मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट हूं, ना मैं कोई कार्यक्रम आयोजित कराया हूं, ना मैं परमिटिंग अथॉरिटी हूं, मेरे परमिशन से प्रोग्राम नहीं हो रहा, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के परमिशन से प्रोग्राम हो रहा है, जो खुद जो है सेना के बैकग्राउंड का है, आईबी डिप्लॉयमेंट है, पीसीआर वहां पे मौजूद है, दिल्ली पुलिस का स्टिंग ऑपरेशन हुआ आज तक के, जो बीट स्टाफ था कांस्टेबल, मुझे आज भी नाम याद है, पर उसका नाम आप लोग डालिएगा नहीं, बेचारे की नौकरी चली गई, रामवीर मीना, वो बीट स्टाफ है, उसका स्टिंग किया आज तक नहीं। रामवीर मीना ऑन कैमरा स्टिंग में बोला कि वो तो था ही नहीं वहां, मैं वहां मौजूद था। भाजपा का सांसद लद्दाख का, उसकी वाइफ जेएनयू के स्टूडेंट थी, उसके हॉस्टल के सामने की घटना है, वो ऑन कैमरा राहुल कंवर को बोल रही है कि आप कन्हैया को बदनाम किए हैं। राहुल कंवर ऑन कैमरा जवाब दे रहा है कि हाँ वो वीडियो नकली था, बाद में हम लोगों ने दिखाया कि वो वीडियो नकली था। कौन बाद में देखता है? कौन बाद में देखता है? एक आदमी को आपने बदनाम कर दिया और अभी भी कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि उनकी ही बात को सच मान लेते हैं, अपनी बात को झूठ मान। तो अगर उनकी बात सच है तो आलू तोल रहे हैं वो 8 साल से, तो दूसरी बार चुनाव लड़ रहा हूं ना, तो आलू तो नहीं तोल रहे हैं। अगर हमने इतनी बड़ी कोई साजिश की, अगर मैं कोई इतना बड़ा गैंग चला रहा हूं, तो गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? जब गृह मंत्रालय से आरटीआई से ये सवाल पूछा गया तो आरटीआई ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई गैंग नहीं है, प्रधानमंत्री के मुंह से फिर ये शोभनीय नहीं है। आपको इस देश ने 303 सीट दिया है, 2 बार प्रधानमंत्री बनाया है, और आप किससे फिर रहे हैं? चप्पल पहनने वाला एक नौजवान से किससे फिर रहे हैं? पूरी पुलिस आपकी है, जेल आपका है, कानून व्यवस्था आप चला रहे हैं, और जो है रात में मेरा कैंडिडेचर अनाउंस होता है, समझा रहे हैं पब्लिक, रात में मेरा कैंडिडेचर अनाउंस होता है और सुबह में आप अपने पहले भाषण में समझा रहे हो, पहले भाषण में जो हमारे बारे में चर्चा करते हैं। तो आजादी के दौर में गाना गाते थे लोग, राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज में काबिल है। अब तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है। हमारा दोस्त हुआ करता था ये भी मत डालिएगा, बेचारा का राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि भाजपा में रह करके कम से कम मुख्यमंत्री नहीं तो मंत्री तो बन जाए वो। अरे यार था ना, किला सिकवा ही सही पर यारी तो थी। मेरा एक दोस्त हुआ करता था हार्दिक पटेल, गुजरात का, मेरे साथ रहता था, डिबेट में मेरे साथ संबित पात्रा से बहस करता था। वो भी कांग्रेस में था, हम भी कांग्रेस में आ गए थे। पता है वो कहाँ है? भाजपा में। ऑन कैमरा उसको टुकड़ा टुकड़ा गैंग बोलती थी बीजेपी, अभी भाजपा से एमएलए है। एक लड़की हुआ करती थी कश्मीर के, मेरे साथ ही, वो भी चुनाव जीती थी दूसरी पार्टी से, सहरा राशिद, उसको भी टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते थे। आजकल जो है अस्मिता प्रकाश को, एएनआई को मोदी जी की प्रशंसा में जो है ना इंटरव्यू देती है और जो है उसको नौकरी मिल गया है। खेल करते हैं साहेब। मैंने आप क्या किए कि आप पहले हमको डराए तो हम आपसे डरे नहीं, हमको जेल में डाले, ठीक है, तब भी नहीं डरे, तो आपने बदनाम किया तो बदनाम भी नहीं हुए, हमारे आसपास के लोगों को खरीद लिया,
फिर भी आपकी तिजोरी खाली हो जाएगी मोदी जी। हमारा ईमान बिकाऊ नहीं है। और 8 साल से वही टेप रिकॉर्डर बचा रहे हैं। मैं डरने वाला नहीं। आज मनोज तिवारी जी ने अपने साथ रहने वाला, क्या नाम है उसका, गुंडा जो है, एक हिस्ट्री सीकर है, मैं नाम भूल गया हूँ, जो मनोज तिवारी जी के साथ मंच पर बैठता है, हिस्ट्री सीकर है, उसको भेजा था हमारे ऊपर हमला करने के लिए। आज की बात है। और हमारे ऊपर हमला करने के चक्कर में छाया शर्मा जो पार्षद है गोंडा की, गौरव शर्मा की वाइफ, उसके ऊपर जो है हमला करके भाग गया। अब आप मुझे बताइए, उसका नाम मैं बता दूंगा, समथिंग चौधरी नाम है उसका, जो आज आया था अटैक करने को। मनोज तिवारी जी उसको साथ लेके घूमते हैं। क्या संस्कृति आप बना रहे हैं? आप लोकतंत्र का मुकाबला कीजिए ना। आप 10 साल से हैं यहाँ, मैं 10 दिन पहले आया हूँ। आपका गला क्यों सूख रहा है? आप बताइए लोगों को कि आपने 10 साल में क्या काम किया है। आपने कितनी सड़कें बनवाई, कितना नाली बनवाया, कितना जो है आपने स्कूल खोला, कितना अस्पताल बनवाया, कितने अंडरपास बनवाए। आप काम तो गिनाइए। मैं आपसे कुछ और तो पूछ नहीं रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि जो आप 14,000 करोड़ रुपया कहते हैं कि आपने खर्च किया, तो 14 पत्थर दिखा दीजिए जहां आपका नाम लिखा हो। उद्घाटन करता माननीय सांसद मनोज तिवारी। 14 एक भी नहीं दिखा। मेरा आंख 6x6 है, एक भी पत्थर नहीं दिखा। यही पूछ रहे हैं आपसे। आपसे नहीं संभल रहा है तो प्रधानमंत्री को मैदान में उतार दिया। और मोदी जी से तो हमको लड़ने का जो है 10 साल का अनुभव है। तो नहीं बात है। और मैं आप लोगों से वोट नहीं मांग रहा, लेकिन एक बात कह रहा हूं कि आप इस पर विचार कीजिए कि नकली वीडियो इनको चलाने दीजिए। मेरे बारे में नकली वीडियो चलाने से ना आपकी हकीकत नहीं बदलेगी, आपकी असलियत नहीं बदलेगी। रहना आप ही को यहाँ है। दुर्गापुरी का जाम रोज आप ही को झेलना है। परशुराम गेट का जाम आप ही को झेलना है। जी ब्लॉक में जो अंडरपास नहीं बना, तो दिल्ली से जाके उत्तर प्रदेश होकर के वापस दिल्ली आप ही को आना है। ये जो हालत है कि पानी नल में नहीं आता है, नाली से बहता है, ये स्थिति आप रोज झेलते हैं, सालों से झेल रहे हैं। तय आपको करना है। एक बात बताइए कि अगर प्रधानमंत्री का ही चुनाव है तो सांसद का चुनाव होता क्यों है? सब पार्टी से एक एक पीएम का कैंडिडेट हो और सीधे हम लोग प्रधानमंत्री चुने। हमारे देश में संसदीय व्यवस्था क्यों की गई है? इसीलिए की गई है ना कि अकेले प्रधानमंत्री इतने बड़े देश में इतने लोगों को टेक केयर नहीं कर सकते। इसीलिए किया गया है कि हम पहले एमपी चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और वो एमपी जाकर के प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। अपने 10 साल के काम पे वोट नहीं मांग रहे हैं, मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। मोदी जी के नाम पे लोग वोट दे रहे हैं। मोदी जी के नाम पे 14 में भी दिया, 19 में भी दिया, 24 में भी वो मांग रहे हैं। लोगों को देना होगा, देंगे। प्रश्न ये है कि फिर मोदी जी तो आएंगे नहीं। जब डीडीए एनओसी के नाम पर बिजली का कनेक्शन काट देगा, लोगों का बनाया। पार्षद का चुनाव भी क्यों होता है? वैसे जी चुनाव लड़ते हैं पार्षद का, सब प्रधानमंत्री का ही होना है, एमएलए भी लड़े हैं। तो एमएलए का चुनाव क्यों हो, क्यों पार्षद का चुनाव हो? और चुनाव में तो दुश्मनी होती है ना। हो सकता है कि अपने ही परिवार से एक और कैंडिडेट खड़ा हो गया होगा। तो चुनाव क्यों होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनने का कोई तो कारण होगा। इसलिए होता है कि 24 लाख जो वोटर हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की होगी, प्राइम मिनिस्टर की बात में होगी। और जुबान वाला अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है ना, तो विपक्षी सरकार से भी काम करवा करके लाता है। पता है क्यों? बिना रोए ना माँ को भी नहीं पता चलता है बच्चा भूखा है, इसको भूख लगी, इसको दूध पिला। 10 साल में एक बार भी जब सवाल ही नहीं पूछिएगा संसद में, तो यहाँ पे छोट क्षेत्र के लोगों में के बारे में सरकार भी क्या सोचेगी और भाजपा भी क्या सोचेगी?
उसी का नतीजा है कि 7 सीट है दिल्ली में, 6 का टिकट काट दिया, इसका नहीं काटा। क्योंकि बीजेपी को भी लगता है ना कि वहाँ ऐसे ही चलता है। मैं तो कहता हूँ भाजपा को भी एक मैसेज देने की जरूरत है, बढ़िया कैंडिडेट भेजा करो, नहीं तो हरा करके भेजेंगे। सारा दुर्गत जो है वो यमुना पार के लोग ही झेलें। सबसे कम विकास भी यही और सबसे खराब एमपी भी यही। नहीं, मीनाक्षी लेखी तो कोई बुरी नहीं थी, क्यों जो है उसको काट करके जो है क्या ना बांसुरी स्वराज को टिकट दिया है, गौतम गंभीर का टिकट काटा है, साहिब सिंह वर्मा के बेटा का टिकट काटा है, रमेश बिधुरी का टिकट काटा है। क्यों नहीं काटा इसका? क्योंकि उसको मालूम है, तरकीब उसका यही कि लोगों को भड़का देंगे जात और धर्म के नाम पर। उसके बाद कोई पूछेगा ही नहीं कि डबल पुश्ता क्यों नहीं बना, उसके बाद कोई पूछेगा ही नहीं कि काम क्यों नहीं हुआ। इसीलिए आप सुधी जनता हैं, आप तय कीजिए किसको वोट देना है, वो आपका काम है। मैं आपके बीच में राजनीतिक बात कर रहा हूँ। आखिरी मैं आपके बीच में विकल्प के तौर पे आया। मेरे पास धन संसाधन नहीं है, लेकिन हौसला हिम्मत बहुत है। और धन संसाधन तो लोग कमा लेते हैं, हौसला जो है ना जोमेटो पे ऑर्डर नहीं है। और सरकार किसी की भी अगर लड़ने भिड़ने वाला सांसद हो, सोचिए अभी तो हम बने भी नहीं है प्रधानमंत्री आके, बन गए क्या बोले जी, बन गए तो पूरी सरकार लगता है यमुना पार नहीं चलेगी। 10 साल से वो रह रहे हैं नई दिल्ली में, यमुना के उस तरफ, आप रह रहे हैं यमुना के इस तरफ। 10 साल से एक बार भी आने का नहीं सोचा है। और अभी तो प्रधानमंत्री आए हैं, अभी जैसा के पिताजी आएंगे, 15-16 मुख्यमंत्री आएगा, 8-10 जो है केंद्रीय मंत्री आएगा। और आप देखिए मुझे, ना मेरे पास बंदूक है, ना मेरे खाते में पैसा है, ना जो है मैं कोई बहुत रईस आदमी हूँ। मनोज तिवारी जी दिल्ली के सबसे अमीर सांसद प्रत्याशी हैं और मैं सबसे गरीब सांसद प्रत्याशी हूँ। अपनी पूरी ताकत जोगी है, वो यहीं जो है 10 साल रहे हैं। मैं 10 दिन से घूमना शुरू किया। इसीलिए एक आखिरी बात, ये राजनीतिक बात नहीं है, मेरी माँ की दी हुई एक शिक्षा है, बेटा सच और झूठ में फर्क होता है। सच जितना बार भी बोलोगे ना वो वही रहता है, और झूठ जितना बार बोलोगे ना उतना बार बदल जाएगा। क्या करना है वो आप करेंगे, बस मैं आपको एक भरोसा देता हूँ, इसलिए ही आपके साथ लगे कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आज तक आया हो, मैं सफाई पब्लिक में देता ही नहीं। समाज का कार्यक्रम है, आपने सामाजिक तौर पे बुलाया है, तो मैं एक बात कह देता हूँ, झूठ की भी एक उम्र होती है। आज न कल सच पता चल जाता है, आपको भी सच पता चल जाएगा। आपने ये सवाल पूछ दिया तो मैं आपको बता दूँ, एक संस्कारित परिवार में जन्म हुआ, धर्म का भी संस्कार है, जाति का भी संस्कार है, कुसंस्कार नहीं है। और उस संस्कार के तहत यही सीखे हैं कि मरना तो सबको है ना सर, सब मर जाता है, छोड़ के क्या जाता है? कर्म। और कर्म की बात करें तो गीता में कर्म प्रधानता ही है और नाम कन्हैया है। माँ ये सोच करके थोड़ी नाम कन्हैया रखी थी कि बेटा जो है एक दिन जमुना किनारे चुनाव लड़ने जाएगा। संयोग होता है जीवन का, संयोग होता है। और मोदी जी अपनी पत्नी जो यशोदा जी से शादी किए तो ये थोड़ी सोच करके किए थे कि किसी दिन कन्हैया को पकड़ के जेल में डालेंगे। मैं संयोग बताता हूँ आपको कि देखिए संयोग क्या क्या है। और इसमें इस इलाके में नाम कैसे कैसे है, ब्रजपुरी, नंद नगरी। तो हमको लगता है कि शायद यमुना पार के लोगों को ना कुछ संकेत है, कुछ शक्ति है जो कुछ मैसेज दे रहा है। ताकि तो यहाँ सन्यासी मौजूद हैं, धर्म और जो है पुराणों के जो है ज्ञाता हैं, वो समझेंगे कि क्या संदेश है। लेकिन हमको लगता है कि कोई संदेश है।
चले तो गए थे हम यमुना किनारे से गंगा किनारे, अपना घर बेगूसराय चले गए थे, लेकिन देखिए जीवन की नियति हमको वापस यहाँ ले आया। जिस कपिल सिब्बल के चलते हमने यूपीएससी छोड़ करके जेएनयू ज्वाइन किया, वही कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में हमारा लॉयर बन करके हमारा केस किया। जिस कांग्रेस पार्टी की नीतियों की मैं आलोचना किया करता था, जब सब पुराने धुरंधर पीढ़ियों से जो अपने आप को कांग्रेसी कहते थे, वो इस संकट की घड़ी में छोड़ करके चले गए हैं, तो मैं जो है उनका जो है राष्ट्रीय जिम्मेवारी संभाल रहा हूँ, एनएसयूआई का राष्ट्रीय प्रभारी बना। इस दौर में जब बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ने का हिम्मत नहीं जुटा रहे थे, हमको 20 दिन का भी समय मिला है। हमने कहा पूरे साहस से लड़ेंगे और यह जो 28 करोड़ जमा किया है ना, कम से कम 30 करोड़ इसका खर्च करवाएंगे। जहां से जिस क्षेत्र से पैसा कमाया है, नेचुरल जस्टिस तो यही है, वो पैसा उसका यही खर्च कराया। पहले खुद आए राजनीति में, फिर उनकी धर्मपत्नी आई, अभी सुपुत्री आई है, देखती आगे आगे होता है। मैं कहता हूं कि कुछ बात कह रहा है, कुछ संकेत है, जो आप समझें तो करें। हमारा क्या है सर, संघर्ष से जीवन शुरू हुआ है, संघर्ष चलता रहेगा। पहला जनरेशन है तो कोई हमारे लिए जगह ऐसे ही थोड़ी खाली कर देगा। जब हम चुनाव यहाँ लड़ने आए तो चुनाव के बीच में हमारा प्रदेश अध्यक्ष ही भाजपा जाकर के ज्वाइन कर दिया। तो फर्स्ट जनरेशन को ना सब कुछ आसानी से नहीं मिलता, तो हम संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष की इस गाथा में इन्होंने हर कोशिश की, नामांकन करा करके, प्रत्याशी बन करके, सब कुछ ठुकरा करके और सब कुछ झेल करके हम आपके बीच हैं। बाकी विकल्प चुनना, आशीर्वाद देना आपका अधिकार है, वो मैं आप कुछ कह नहीं रहा, वो आप जानिए। मैं खड़ा और जो भी आपको सुनने देखने को मिलता है उसके बारे में एक बात कह देता हूँ। बिहार में पैदा हुए हैं, किसान जवान का जो है ना घर है, टीचर नर्स का परिवार है। पहले खेती हुआ करती थी, बाद में खेत बचा नहीं तो मजदूरी बच गई। गरीब जरूर है, मेहनत मजदूरी खून पसीना से कमाते खाते हैं, लेकिन सम्मानित हैं। चोरी बेईमानी डकैती लूट खसोट इससे कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ जब आपके बीच हैं तो 3 ही चीज पे हमारा ध्यान है। पहला, कि इस क्षेत्र में शांति रहे, एक रोटी कम खाए चलेगा, शांति नहीं भंग होनी चाहिए। इसीलिए ना मैं अपना संसार छोड़ूंगा, ना जो है किसी और तरह से जीवन जीने वाले व्यक्ति को इस बात के लिए बाध्य करूंगा कि आप मेरे जैसा ही जीवन जिए। सबकी जिंदगी जीने की अपनी आज़ादी है और भारत का मतलब होता है सर्वधर्म समभाव। सभी धर्म के लोग जो है अपने अपने धर्म के बताए कर्म पर चलें, सभी जो है जाति और समाज के लोग मिलकर के रहें। क्योंकि जब कोविड आया ना, जात नहीं देखा, सबको हुआ, टीका सबको लगाना पड़ा, हार्ट अटैक सबको हो रहा है। डेंगू का मच्छर जो है ना, काटने से पहले पूछता ही नहीं है कि किस कास्ट का हूँ, बिना कास्ट सर्टिफिकेट देखे ही काट लेता है। ये हमारी हकीकत है। राजनीति का मतलब है लोगों के दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करना और इहलोक और परलोक की रक्षा करना धर्म का काम है। धर्म राजनीति हम अलग करके रखते हैं। धर्म के आधार पर समाज का शांति भंग नहीं हो, ये सुनिश्चित करेंगे। पहला काम यह है कि शांति रहेगा। दूसरा काम यह है कि न्याय, इस देश में इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ न्याय। टैक्स आप भी देते हैं और टैक्स जो है नई दिल्ली में रहने वाला भी देता है। आप रोज जो है ट्रैफिक जाम से जूझते हैं और रोज जो है हरियाली का मजा लेते हैं। आंख के सामने देश की राजधानी में यह जो है अंतर हम देख रहे हैं, यमुना के इस किनारे का और यमुना के उस किनारे का। तो न्याय है। और तीसरा, हम जहाँ हैं जैसा भी, प्रगति जो है ना उन्मुखता की ओर ले जाओ। एक रोटी कमाते हैं, परिवार बढ़ा है तो 2 रोटी कमा सकते हैं। एक फ्लैट में रहते हैं, परिवार बढ़ा है तो 2 फ्लैट हो सकते। लोग ये नहीं है कि पूरा संसार हम ही को हो जाए। ऑब्वियसली जिसका बाप गृह मंत्री होगा वही बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा, ये मालूम है। कम से कम
मेहनत करके बच्चा IAS IPS को बन सके, SSC का तो नौकरी मिले, कहीं अस्पताल में तो नौकरी मिले, सीमा पर तो नौकरी मिले। ये बेईमानी हम अपने आँख से देख रहे हैं। MP बन रहे हैं मनोज तिवारी 5 साल के लिए, और हमारे परिवार का बच्चा अब सेना में जा रहा है 4 साल। ये जो हो रहा है ना, ये प्रगति नहीं है। प्रगति हो, सबकी हो और सब आगे बढ़े, यही 3 चीज पे काम करने का उद्देश्य है। बाकी जिम्मेदारी देना नहीं देना और कितना देर आपको रखना है, इसका फैसला समाज को करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।